डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। देखिए, आप लोगों के लिए जो हमने प्रोजेक्ट वर्क का ऑप्शन दिया है, तो उस ऑप्शन पे स्टॉप शेयरिंग। हेलो, आवाज पहुंच रही है ना? जी सर। जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। पावर पॉइंट लाइव। अब आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर डिस्कनेक्ट हो गया शायद। वो व्हाइट बोर्डिंग प्रोग्रेस दिखा रहा है। आवाज पहुंच नहीं आ रही रही है? सर। नहीं आ रही। चलिए जी ठीक है। पहुंची। देखिए, आप लोगों को जो प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को जो मिले हैं, उन प्रोजेक्ट वर्क में आप लोग एक बात को ध्यान रखें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ दिख रही है भैया। दिख रही है ना? यस सर दिख रही। हाँ जी सर। चलिए, देखिए, आप लोगों को जो टॉपिक मिले हैं, सबसे पहले आपका शोध परियोजना कार्य है। ये आपका 5वां पेपर है और 6वां पेपर है, ठीक है ना? आपके 2 पेपर होंगे, 5वां और 6वां, ठीक है ना? तो 5वें नंबर पेपर जो है वो 100 नंबर का है आपका प्रोजेक्ट वर्क। ये आप लोग ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है ना? इसमें 5वें पेपर में आपको प्रोजेक्ट बनाना है और फिर 6वां पेपर होगा जो होगा प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल वर्क होगा जो, ठीक है ना? तो इस प्रैक्टिकल वर्क में आप लोगों के लिए इसी प्रोजेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है। मैं आपको मुख्य प्रश्न से समझा दूं। ये शोध का विषय, कितने नंबर? आप लोग कोई आवाज ना करे। शोध का जो विषय है आपका, ये हरिवंश पुराण का नैतिक अध्ययन, ठीक है ना? सबको टॉपिक मिल गए होंगे, आपके अलग अलग टॉपिक होंगे, जी ठीक है? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? भैया जी अभी मुझे नहीं मिला है।
आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। जी सबके अलॉट कर दिए गए हैं। जी मिल गया सर। हाँ, सबको, अधिकांश लोगों को प्रोजेक्ट वर्क पहुंच गए हैं, टॉपिक भी मिल गए हैं। जिनका नहीं मिला मेरे को पर्सनल मैसेज करिएगा। अब आप देखिएगा कि सबके टॉपिक अलग अलग हैं, ठीक है। ये तो ध्यान में है सबको ना कि जी सबके टॉपिक अलग अलग हैं। जी ये बात आपको ध्यान जी में सर। रखना है। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे मुख्य बात कि शोध का विषय आपको फ्रंट पेज आपको जो बनाना है, मुख्य पृष्ठ, इसमें सबसे पहले शोध का विषय आएगा आपका, जो आपको टॉपिक मिला है। फिर ये मोनो आएगा, एकलव्य यूनिवर्सिटी का मोनो। ये मोनो मैं आपको सेंड कर दूंगा, फाइल आपको सबको मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको लिखना है कला एवं मानविकी संकाय, ठीक है। फिर आएगा विभाग का नाम। जिनका संस्कृत विभाग है तो संस्कृत विभाग लिखेंगे। जिनका जैन और प्राकृत अध्ययन क्या लिखना है, यहाँ अध्ययन सब छूट गया है, प्राकृत अध्ययन विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश की स्नातकोत्तर उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत, ठीक है। ये आपको मुख्य पृष्ठ समझ में आ गया। इसके नीचे का मुख्य पृष्ठ पे ही शोध निर्देशक, शोध निर्देशक का नाम आपको लिखना पड़ेगा, डॉक्टर आशीष कुमार जैन। जो भी आपके शोध निर्देशक हैं, ठीक है ना, उनका नाम आपको लिखना पड़ेगा। उनकी पोस्ट का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सह आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रस्तुतकर्ता, क्योंकि ये टॉपिक संस्कृत विभाग का है और अभिषा जैन का टॉपिक है। अभिषा इसमें है उपलब्ध? यस सर। उपलब्ध हो ना? जी सर। हाँ, समझते जाइएगा। ये जी सर। इनका टॉपिक, अभिषा जैन का टॉपिक है हरिवंश पुराण का नैतिक अध्ययन, ठीक है। अब नैतिक अध्ययन में ये आपको शोध निर्देशक लिखना है, फिर प्रस्तुतकर्ता का नाम आएगा, फिर नीचे आ जाएगा नाम विभाग का। जो भी स्टूडेंट है जिस विभाग का है उस विभाग का नाम उसमें लिखना है, और फिर नीचे एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश। इस तरीके की हेडिंग रहेगी। अब मुख्य बिंदु जो है, इन बिंदुओं को नोट कर लेना आप लोग कि ये बिंदु मुख्य कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले घोषणा पत्र लगेगा, फिर प्रमाण पत्र लगेगा, फिर प्रमाण पत्र के बाद आएगी प्रस्तावना। क्या आएगी? प्रस्तावना, आपके विषय की प्रस्तावना। फिर उद्देश्य तथा महत्व, ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? परियोजना के बिंदु सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो। स्क्रीन पे दिख रहे हैं आप लोगों को? जी अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है। घोषणा दिख पत्र, रहा है सर। प्रमाण पत्र, प्रस्तावना, उद्देश्य तथा महत्व, ठीक है। फिर इसके बाद अभी सुन बस लीजिए आप लोग, मैं एक एक पॉइंट के 2 भी पॉइंट बताऊंगा आप लोगों को। सारे पॉइंट आप वीडियो के अंत तक बने रहे इसमें और पूरी क्लास में। पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण, और इसमें देखिएगा मैं आप लोगों को, जिन लोगों की इच्छा ऐसी है कि हमें पीएचडी करना है, क्या करना है? पीएचडी। इसमें कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम पीएचडी करना है? सर को हाँ, करना है सर। ठीक है, आप लोगों को सर मेरे सबको को करना है। तो मैं आप लोगों को पीएचडी कैसे लिखी जाती है, रिसर्च पर कैसे किया जाता है, आपको इस ध्येय से इस पर काम करना है। मैं आप लोगों की पीएचडी की तैयारी 2 साल में करवाऊंगा, एमए प्रीवियस प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में, जिससे आपको तरीका पता चल जाएगा कि पीएचडी कैसे लिखी जाती है, रिसर्च वर्क कैसे किया जाता है। ये पूरा का पूरा एक एक कंटेंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से बस सुने और उसको फॉलो अप करिएगा। तो आप लोगों का पीएचडी का वर्क एमए की क्लास में ही आपको हम ट्रेंड कर देंगे आप लोगों को, और आप पीएचडी जब करेंगे, एनरोल्ड होंगे पीएचडी में, तो आप लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। और ये सारी चीजें आपको पीएचडी के दौरान बताई जाएंगी कक्षाओं में। लेकिन मैं आप लोगों को प्रिपेयर पहले से करा रहा हूँ। क्यों?
क्योंकि आप लोग एमए कर रहे हैं और आपकी रिसर्च में बहुत रुचि है, इसलिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले बिंदु की। ठीक है, अब आप देखें इसमें कि पूर्व सर्वेक्षण दिखाई दे रही है स्क्रीन आपको। पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण और पूर्व साहित्य, फिर प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान, परियोजना की योजना एवं परिसीमाएं, अध्याय विभाजन, प्रस्तावित परियोजना में प्रयुक्त प्रविधि, प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम, परिशिष्ट, संदर्भ ग्रंथ सूची। तो कुल मिलाकर के 8 बिंदुओं में आप अपना रिसर्च वर्क का प्रपोजल तैयार करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग उत्तर दें, समझ में आ रहा है? सर समझ में Yes, तो आ sir. रहा है पर करना कैसे है ये नहीं। थोड़ा धैर्य तो रखना सीखिए आप लोग, आगे मैं बता तो रहा हूँ हर चीज, अभी स्टार्ट तो हुआ है, थोड़ा धैर्य रखिए। ये इतने बिंदु हैं आप लोगों के। अब देखिए घोषणा पत्र आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। मैं अभिषा जैन, पिता का नाम, पति का नाम। तो जो आपके डॉक्यूमेंट पर 10th के डॉक्यूमेंट पर जो लिखा है पिता का नाम, तो पिता का नाम ही लिखना है आप लोग। ठीक है, यह घोषणा करता हूं, करती हूं। ठीक है, करता हूं कि एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह के कला मानविकी संकाय के अंतर्गत विभाग की स्नातकोत्तर उपाधि 2023-2024 की आंशिक पूर्ति हेतु पर अपना टॉपिक का नाम, अभी समझ लीजिए बस इसको, ये सारे फॉर्मेट हम आपको दे देंगे। विषय पर निर्देशक का नाम, जैसे डॉक्टर आशीष जैन, डॉक्टर आरसी जैन, डॉक्टर सरिता जैन, डॉक्टर आशीष जैन। फिर विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश भारत के निर्देशन में पूर्ण किया है, ये आपने घोषणा की है। यह संदर्भित कार्य मेरे स्वयं के द्वारा एकत्रित जानकारी तथा विश्वविद्यालय की निर्देशिका पर आधारित है और मेरा मौलिक कार्य है। मतलब आपने चोरी नहीं की, ये घोषणा की आपने। पर आपको प्रमाण पत्र देगा निर्देशक, ये आपके निर्देशक के साइन होंगे, इस पर प्रमाणित किया जाता है, आपका नाम आ जाएगा और फिर यहाँ डायरेक्टर अपना नाम लिखेगा और इस विषय पर इन्हें मेरे निर्देशन में पूर्ण कार्य किया है। अब आप देखिए जो पूछ रहे थे कैसे करना है, कौन ने पूछा था कैसे करना है? इसने पूछा था कि कैसे करना है, सर रीटा। मैंने रीटा जैन सभी बिंदु चलिए अब आपकी प्रश्न का सभी उत्तर लोग आपका जाएंगे। आ गया है, कैसे करना है। ठीक है, अब देखिएगा प्रस्तावना में क्या करना है आप लोगों को कि जो शोध परियोजना का जो टॉपिक विषय हो, उस विषय से संबंधित प्रारंभिक बिंदुओं का एवं संपूर्ण विषय का सामान्य परिचय प्रस्तावना में विवरण दिया जाता है। ठीक है, सामान्य परिचयात्मक। ठीक है, परिचयात्मक विवरण। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? जैसे इनका टॉपिक है हरिवंश पुराण का नैतिक अध्ययन, तो हरिवंश पुराण की सामान्य सी विषय वस्तु और उसमें कितने अध्याय हैं, किस प्रकार का ग्रंथ है, ये पौराणिक ग्रंथ है या किसी का काव्य पर है तो काव्यात्मक है, या किसी का गद्य है तो गद्यात्मक, उसकी प्रस्तावना वैसी तैयार की जाएगी। आप लोग एक बार आदि पुराण की प्रस्तावना जरूर पढ़ें या पद्म पुराण की प्रस्तावना। ठीक है ना, तो उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, या किसी भी ग्रंथ की प्रस्तावना जरूर पढ़ें, तो उससे पता चल जाता है कि आपको क्या प्रस्तावना में क्या क्या लिखा जाता है। ये समझ में आ गया पहला बिंदु आप लोगों को, कि शोध परियोजना का जो टॉपिक या विषय है उस विषय से संबंधित प्रारंभिक बिंदुओं का एवं संपूर्ण विषय का सामान्य परिचय विवरण प्रस्तावना में दिया जाता है। दूसरा बिंदु उद्देश्य तथा महत्व। तो परियोजना कार्य का लक्ष्य या उद्देश्य
परियोजना कार्य का लक्ष्य या उद्देश्य का अनुगामी होता है। का लक्ष्य, परियोजना कार्य जो होता है, परियोजना कार्य लक्ष्य और उद्देश्य का अनुगामी होता है, ठीक है, और वह बिना उद्देश्य का नहीं होता है। उद्देश्य पूर्ण परियोजना से भी महत्वशाली हो जाती है। अब महत्व क्या है, जैसे कि उनके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, जिनके उद्देश्य नवीन तथ्यों की खोज करना है। आप इस टॉपिक पर काम क्यों कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है? तो नवीन तथ्यों की खोज करना, नवीन ज्ञान का विकास, ठीक है, नवीन ज्ञान का विकास एवं वर्गीकरण, यथार्थ स्थिति के ज्ञान से समस्याओं का समाधान, किसी सिद्धांत के अनुक्रमों पर संबंधों या किसी घटना के साथ सह संबंधों की जानकारी प्राप्त करना, ये उद्देश्य हो सकते हैं आपके, ठीक है ना। जैसे कि आप नैतिक मूल्यों का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपने नैतिकता खोजेंगे आप, ठीक है। पूर्व शोध कार्य कैसे होगा, अब आपको देखना है कि इस टॉपिक पर कितने लोगों ने काम किया। नैतिक मूल्यों पर किसी का दार्शनिक टॉपिक होगा, तो जैसे शोध परियोजना के विषय से संबंधित पूर्व के शोध कार्यों का संपूर्ण विवरण दिया जाता है कि इसके टीकाकार कौन है, संपादक कौन है, वृत्तिकार कौन है। जैसे हरिवंश पुराण पे कितने लोगों ने टीकाएं लिखी, वृत्ति लिखी, तो ये सारा मैटर आपको उसमें डालना पड़ेगा। ये आपको मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी, ठीक है ना, तो बिना मेहनत करे नहीं मिलेगा कुछ भी, तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी इस विषय में। आपको खोजना पड़ेगा आपके टॉपिक से संबंधित पूर्व साहित्य। भाई जैसे कि आपको पता है कि जैसे योग का किसी का टॉपिक होगा तो मुनि प्रणम्य सागर जी ने काम किया है, प्रमाण सागर जी काम कर रहे हैं, तो ये अपन को पूर्व साहित्य, उससे रिलेटेड जो साहित्य है उस साहित्य को हमें उसमें लिखना पड़ेगा। वो लिखने की पद्धति है कि टीका लिखी, वृत्ति लिखी, या किसी ने पीएचडी आदि, या कोई और अन्य ग्रंथ है, आर्टिकल भी जिसे किसी ने लिखे हो जिस पर कि शोध पत्र लिखे हो, तो वो शोध पत्र भी अपन इसमें कर सकते हैं कि किसी ने शोध पत्र लिखे हो तो शोध पत्र भी अपन इसमें जोड़ सकते हैं, उनका अपन रेफरेंस देंगे। क्या देंगे? रेफरेंस, कि इन्होंने इस पर शोध पत्र प्रकाशित किया है। अब इसमें क्या करना होता है मुख्य, कि ग्रंथ का नाम लिखेंगे, जैसे कि हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण किसने लिखा है, आप लोगों को किसी को पता है इसमें से? कोई बताएगा? आचार्य जिनसेन। ठीक है, आचार्य। ठीक है, समझ गया मैं। अब आचार्य जिनसेन महाराज जी ने लिखा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ग्रंथ का नाम हरिवंश पुराण, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे आचार्य जिनसेन, फिर आप लिखेंगे अगर किसी ने संपादन किया है उस ग्रंथ का तो संपादन का नाम, संपादक का नाम, ठीक है। फिर आप लिखेंगे प्रकाशक का नाम कि कहाँ से प्रकाशित है, फिर उसका संस्करण लिखेंगे किस वर्ष में प्रकाशित है, फिर आप लिखेंगे श्लोक संख्या, सर्ग संख्या, पर्व संख्या, फिर या अध्याय जिसमें ग्रंथ विभाजित है। ग्रंथ का विभाजन जिस मोड में हो, ग्रंथ में अध्याय में है अथवा पर्व में है या सर्ग में है, फिर लिखेंगे आप श्लोक क्रमांक या पद क्रमांक, फिर आप लिखेंगे पृष्ठ क्रमांक, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, ये शोध की पद्धति है, इस चीज को आपको समझना है। ये चीज समझ में आ गई तो आपकी शोध की यात्रा और शोध परियोजना कार्य बड़ा ही सरल हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया आपको ये बिंदु? पूर्व साहित्य, जिस टॉपिक पर हम काम कर रहे हैं उस टॉपिक पर पहले किन किन लोगों ने काम कर लिया है, ये आपको उसकी हिस्ट्री देना पड़ेगी। हो सकता है कई टॉपिक ऐसे भी होंगे जिन पर किसी ने काम नहीं किया है, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि यह इस टॉपिक पर मैंने खूब अध्ययन अन्वेषण किया है
लेकिन मुझे ऐसा ज्ञात नहीं होता है कि इस टॉपिक पर अभी तक किसी ने कोई लेखनी चलाई हो या शोध कार्य किया हो या शोध पत्र प्रकाशित किए हो, अथवा यह जो कार्य है यह नवीन कार्य है। जिनके पे नहीं मिलेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला बिंदु, अगला बिंदु है प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। अब आप देखें कि प्रस्तावित जो परियोजना है उस परियोजना में मुख्य रूप से देखो शोध की परियोजना का योगदान क्षेत्र और विषय के आधार पर क्या है। आपका जैसे नैतिक मूल्यों का, नैतिकता का अध्ययन कर रहे हैं आप, तो उसमें नीतियां निकालना है आपके लिए। अभी से समझ रहे हो आप? जी सर। उसमें नीतियां आपको निकालना है। आपका अगर दार्शनिक टॉपिक है तो दार्शनिक जैसे विषय के आधार पर क्या है उसका योगदान और इसका विचार किया जाता है, जैसे कि नैतिक, दार्शनिक अवदान है, काव्य शास्त्रीय अवदान है, परिचयात्मक भी आप उसमें दे सकते हैं योगदान, समाज शास्त्रीय, साहित्य शास्त्रीय, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उपादेयता का विवरण दिया जाता है कि नैतिक जो हरिवंश पुराण में जिन नीतियों का मैं यहाँ पर शोध कार्य करने जा रहा हूं या परियोजना कार्य, आपको लिखना है शोध परियोजना का जो कार्य कर रहा हूं, इस परियोजना कार्य में मैंने देखा है कि आचार्य जिनसेन कृत हरिवंश पुराण में जिन नीतियों का वर्णन है वह जीवनोपयोगी है, नैतिक है, दार्शनिक उपयोगी है, उनकी उपादेयता है। ये अगर हम व्यक्तिगत जीवन में इन्हें अपनाते हैं तो हमारे बहुत सारे कार्य सहज प्रवृत्ति से हो जाते हैं। वहां अगर देखा जाए तो सामाजिक उपादेयता यह है कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जैसे जैसे आचार्य जिनसेन की कोई एक नीति का हमने वर्णन किया कि उसमें उन्होंने कहा कि सबसे मुख्य जीवों पर दया करना आत्मा का प्रथम धर्म है। क्या ये एक अपने माइक म्यूट कर दे, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि जीवों पर दया करना आत्मा का धर्म है, तो इससे क्या होगा कि यहाँ प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जैसे कहा श्रेयांसी बहुविज्ञानी, कहावत सुनते ना अपन, जो श्रेष्ठ कार्यों में विघ्न आते हैं। जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं कि फलदार वृक्ष पर ही पत्थर फेंके जाते हैं, बोलते कि नहीं बोलते। जो आप लोग बोलते हैं कि अरे हम पे विपत्ति क्यों आती है, मुझ पर ही विपत्ति क्यों आती है। अरे भाई आप योग्य हो और आप कोई समाज में पीछे क्यों किया जाता है। तो यहाँ एक सूक्ति है, श्रेयांसी बहु विज्ञानी, श्रेष्ठ कार्यों में विघ्न आते हैं, फलदार वृक्षों पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। तो भाई पतझड़ पे कौन पत्थर फेंकेगा, कोई नहीं। इससे आप अपने कर्म सिद्धांत को लगा लेंगे। तो ये जीवन उपयोगी कहावतें हैं कि नहीं। नैतिक अध्ययन, नीति क्या है, महिलाओं के प्रति नीति क्या है, पुरुषों के प्रति उनकी नीति क्या है, राज धर्म की नीति क्या है, पत्नी धर्म के विषय में उन्होंने क्या कहा। तो ये सारी उपादेयता आप बताएंगे। लौकिक व्यवहारिक जीवन से संबंधित लोक नीति उन्होंने क्या क्या निर्धारित किए हैं कि लोक जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। समझ रहे हैं? ये नैतिक अध्ययन की दृष्टि से बता रहा हूं मैं टॉपिक। अभी ऐसी दार्शनिक दृष्टि से मैं अभी एक एक करके क्रमशः आप लोगों को अभी 6-7 दिन में लगातार, एक दिन दर्शन पर, एक दिन नैतिक पर, अलग अलग मैं अध्यायों का विभाजन बताऊंगा कि इनके अध्यायों के विभाजन किस प्रकार से होंगे, टाइटल क्या होंगे, किस प्रकार से हम इसको मैपिंग करें। तो ये सारी चीजें मैं आपको रिसर्च से संबंधित टॉपिक आपको बताऊंगा। अब आप देखिएगा इसमें समाजशास्त्री उपादेयता क्या है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, इसका रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा? सब मिलेगा सर्जन, सब मिलेगा, आपको सब प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े सर्जन भाई।
यस सर, जिज्ञासा शांति हुई? चलिए बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहिए, जोड़ करके रखिए। हाँ, अब देखिएगा सर कि समाज में जो नैतिक कार्य का हम टॉपिक दे रहे हैं, तो इस टॉपिक पर समाज में क्या लाभ मिलेगा, तो ये सारी चीजें हमें उसमें देना पड़ेंगी। अब आप देखें कि अगले टॉपिक पे जाएं हम। ये उल्लेखनीय योगदान में आपको ये लिखना है, ये बिंदु बनाना पड़ेंगे आपको। परियोजना की योजना एवं परिसीमाएं, ये मुख्य टाइटल है आपका। क्या है? मुख्य टाइटल। जैसे कि इसमें अभिषा को ये दिया है, अनीता जी को दिया है, मुनि श्री प्रोद्ध सागर कृत सत्यार्थ दर्शन का परिचयात्मक अध्ययन। ठीक है ना? जी अब हाँ। देखो इसमें शोध परियोजना के इस बिंदु में संबंधित विषय को अध्यायों में विभक्त किया जाता है। ठीक है? अब जैसे हमने इनको नैतिक अध्ययन दिया, किसी को हमने दार्शनिक दिया, किसी को आचारात्मक दिया है। तत्वार सूत्र का ये अनामिका जैन है, आनंद जैन है, तत्वार सूत्र का आचारात्मक अनुशीलन। और अनिल पटेल को इनको दिया है रामायण का समाजशास्त्रीय अध्ययन। बाल मुकुंद शुक्ल के लिए दिया है शिव पुराण का परिचयात्मक। पवन कुमार जैन मुनि प्रणम सागर जी का स्तोत्र साहित्य। ये आपके टॉपिक है। परिधि को दिया है आचार्य मल्ली सेन की सियादबाद मंजरी। परिधि जुड़ी है इसमें कि नहीं जुड़ी है अभी? जी सर, जुड़े हैं। हाँ, तो आपका टॉपिक है मुनि प्रणम सागर जी का स्तोत्र, इनका आचार्य मल्ली सेन का सियादबाद मंजरी। जी ये ग्रंथ मिल गया आपको, नहीं मिला? जी मिल गया सर, पीडीएफ मिल गई। पीडीएफ उसको देखो, मैं बताऊंगा कैसे अध्याय। फिर लिखा प्रीति जैन आचार्य हेमचंद कृत योग शास्त्र का परिशीलन। फिर ऋतु जैन आचार्य पूज्यपाद की 10 भक्तियां। और सृजन का लिखा है जैन दर्शन में दान की परंपरा। विकर जैन शंभु स्तोत्र का साहित्य शास्त्रीय अनुशीलन। आप देखो इनमें ये जो विषय दिए हैं, ऐसे कुछ मिलते जुलते विषय प्राकृत वालों के भी हैं। तो नैतिक अध्ययन की हम अध्याय कैसे बनाएंगे, दार्शनिक का कैसे बनाएंगे, काव्य शास्त्री कैसे करेंगे, परिचयात्मक कैसे करेंगे, जैसे किसी किसी का व्यक्तित्व कर्तृत्व के बारे में है। और आचारात्मक अनुशीलन, जैसे परिचयात्मक हो गया, आचारात्मक ठीक है, आचारात्मक हो गया ये आचारात्मक। तो आचारात्मक अध्ययन कैसे करेंगे, तो अध्याय आपको बनाना। सबसे पहले मैं आप लोगों को सबसे सफिशिएंट उपाय बताता हूं। आप लोग प्रारंभिक रिसर्च पर हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, एक बात नोट कर लें। ये पूर्व के बिंदु समझ में आ गए आप लोगों को, प्रस्तावना से लेकर यहां तक के इसमें क्या करना है? ठीक है, अब देखो आपको अध्यायों का विभाजन करना है। तो आपको जो ग्रंथ दिया गया है या ग्रंथकार दिए गए हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले उस ग्रंथ का परिचय। किसका परिचय? सबसे पहले ग्रंथ का परिचय। जैसे इनका सियादबाद मंजरी है, ठीक है, जिनका सियादबाद मंजरी है, जिनका तत्वार सूत्र है, अथवा जिनका रामायण है, शिवपुराण है, या मुनि प्रणम सागर जी का स्तोत्र साहित्य है। तो इसमें क्या करना है आपको? जैसे प्रोद्ध सागर जी का सत्यार्थ दर्शन का है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ग्रंथ का परिचय देंगे आप। क्या देंगे? ग्रंथ का पहला अध्याय बनाएंगे ग्रंथ का परिचय। लिख लो, नोट डाउन कर लो आप लोग। ग्रंथ का परिचय, जिन्हें ग्रंथ दिए गए हैं। जैसे सृजल का दिया है जैन दर्शन में दान की परंपरा। ये तो इसका थोड़ा सा बनेगा, टॉपिक चेंज होंगे थोड़े से। जिन्हें ग्रंथ दिए गए हैं वो बना ले सबसे पहले ग्रंथ का परिचय और ग्रंथकार का परिचय। दूसरा अध्याय बनेगा ग्रंथकार का परिचय। ठीक है, पहले ग्रंथ का परिचय। 2 मिनट रुक जाइए, मैं बता दूं पहले। आप लोग एक एक चीज क्लियर करूंगा मैं डाउन। ग्रंथ का परिचय पहला अध्याय, दूसरा अध्याय ग्रंथकार का परिचय, और तीसरे अध्याय में जैसे देखो इनका हरिवंश का था, तो पहले हरिवंश पुराण का पूरा परिचय आएगा पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में आएगा आचार्य जिनसेन का परिचय। ठीक है, या फिर पहले ग्रंथकार का परिचय दे दो,
फिर ग्रंथकार का परिचय दे दूं, दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती है। ये दोनों अध्याय ऊपर नीचे हो सकते हैं। तीसरा अध्याय ऊपर नीचे नहीं होगा। तीसरे अध्याय में आपको नैतिक अध्ययन करना है, तो नैतिक जिनका आचारात्मक है तत्वार सूत्र में, तो इसमें ये उपलब्ध है क्या? अनामिका है इसमें, अनामिका है इसमें। हाँ सर। हाँ, तो आपने, आपका सब्जेक्ट क्या है अनामिका जी? तत्वार सूत्र के ऊपर है सर। तत्वार सूत्र का क्या पूरा टॉपिक बोलिए? तत्वार सूत्र का आचारात्मक अनुशीलन, जी सर। ये नोट डाउन कर लें। तो इसमें सबसे पहले आप आचार उमास्वामी का परिचय देंगे प्रथम अध्याय में। सेकंड अध्याय में आप देंगे ग्रंथ का परिचय पूरा। फिर आचारात्मक अध्ययन जो करना है आपको, तो इस आचारात्मक अध्ययन में आपके लिए सबसे पहले जो आचार विचार बताए गए हैं तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, ठीक है ना? आपको पता है किस अध्याय में कौन कौन सा वर्णन है? हाँ सर, थोड़ा सा देखा है, लेकिन जैसे मनोविज्ञान का 8वें अध्याय पे। नहीं, मैं देखो जो टॉपिक की बात कर रहा हूँ वो समझिए अनामिका जी। देखिए, आप तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं पड़म चौके पड़मम पंचमे जानी पुग्गलम तच्च 6 सत्य में ही आसव 8वें बंधन आयप्पो। 6वें और 7वें अध्याय में 6 सत्य में ही आसव, आश्रव का और संबर का जो बड़े आपको 6वां 7वां और 8वां अध्याय आपका आचारात्मक है, जिसमें श्रावक के कर्तव्य, निःशल्यो व्रति, व्रति की परिभाषा, ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेंगी, ठीक है। निकालना पड़ेंगी। तो आपको पहले पूरे ग्रंथ का परिचय देना है और फिर 6वें 7वें 8वें अध्याय में से आपको आचार विचार कि एक ब्रह्मचारी व्यक्ति का आचार कैसा होता है, उसकी भावनाएं कौन कौन सी हैं, एक अहिंसाणु व्रत के व्रती का कौन कौन से आचरण होंगे, उसकी भावनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा। और ठीक। वहां के रेफरेंस नंबर भी डालना है आपको, कि सूत्र क्रमांक भी डालेंगे, उसका तरीका मैं एक दिन क्लास में बताऊंगा आप लोगों को। आप पहले ग्रंथ पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है ना? अब तीसरे अध्याय में ये हो सर, गया। ये प्रबुद्ध सागर महाराज जी के में भी तत्वार सूत्र है, तो इसमें भी लेंगे क्या 6वां 7वां नहीं, अध्याय? सुनो, इनके में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मुनि प्रबुद्ध सागर जी का परिचय, सेकंड में डालना है सत्यार्थ दर्शन का परिचय, और उस पर सत्यार्थ दर्शन किन ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है ये आपको डालना है। तत्वार्थ राजवार्तिक से एक पारिभाषिक शब्दकोश है ये, ठीक है, जी हाँ। पारिभाषिक कोश है, तो इनके पूरा परिचय आपको निकालना है, ठीक है ना? अब मैं प्राकृत वालों की चर्चा कर लूं थोड़ी सी, कि प्राकृत वालों को कौन कौन से दिए गए हैं, मैं उनकी भी चर्चा कर लूं, नहीं तो ये लोग मेरे से नाराज हो जाएंगे। सर मैं पता है अभी लिस्ट ही चेक कर रही थी कि जो आप टॉपिक बता रहे हो वो तो है ही नहीं कुछ। सुनिए, इसमें अल्पना जैन का है प्राकृत भाषा उद्भव एवं, अल्पना जी है इसमें? नहीं है। चलिए, इसमें रीटा, तुम्हारा क्या टॉपिक है रीटा, बताओ। सर महाधवला टीका। हाँ, नंबर बोलो, किस नंबर पे है आपका लिस्ट में? लिस्ट में 34। कितना? 34। 34 नंबर पे आप हैं। चलिए, महाधवला टीका। चलिए, इसमें आपका अध्यायीकरण कैसे बनेगा ये मैं सारी चीजें आपको बता देता हूँ। मैं एक एक व्यक्ति की अध्याय टॉपिक वगैरह सब क्लियर कर दूंगा, आप लोग केवल अपने उस आधार पर आपको करना, ध्यान बस से बस सुनिएगा आप लोग। महाधवला टीका में आपको सबसे पहले धवला, जय धवला का परिचयात्मक अध्ययन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? धवला से संबंधित जितनी टीकाएं लिखी गई हैं तो उन टीकाओं का अध्ययन, और टीकाकारों, सबसे पहले टीकाकारों का अध्ययन और उनके द्वारा लिखित टीका का एक ग्रंथ की परंपरा देना पड़ेगी आपको। इसमें धवला टीका लिखी ना, तो पहला अध्याय बनेगा आपका टीकाओं का अध्ययन, टीकाओं का परिचयात्मक अध्ययन, ठीक है? तो जितने मतलब टीका क्या है, टीका का उद्भव एवं विकास क्या है, देखो पहला अध्याय टीका ग्रंथों का उद्भव एवं विकास,
ठीक है। दूसरा अध्याय बनेगा महाधवला टीका, ठीक है। टीका और उनसे संबंधित टीका है, महाधवला से संबंधित टीकाओं का परिचय। फिर आपको महाधवला टीका का परिचय देना है, फिर उसी में विशेषताएं देना है, फिर उसका उपसंहार कर देना है, ठीक है ना। चलिए अगली बात हम देखें, जिनका 6 द्रव्य पंचास्त्री काय लिखा है, ये संगीता जैन है। यस सर। पंचास्त्री काय कितने पेज का करना है? 40 पेज। सरोज जैन 60 द्रव्य। आपको बताने की 6 जरूरत द्रव्य। नहीं है, मैं बोलता चला जा रहा हूँ कि व्यक्ति, 40 ठीक है ना। पेज का। पंचास्त्री काय, यस सर। तो पंचास्त्री काय में आपको क्या करना है कि जहां जहां पंचास्त्री कायों का वर्णन है, जिन जिन ग्रंथों में, पहले उनका सूचीकरण कर लो आप, फिर हम आपके अध्याय बना देंगे। पंचास्त्री कायों का जहां जहां वर्णन है, उन ग्रंथों की एक सूची बना ले कि कहाँ कहाँ पंच अस्थि काय क्या है। सबसे पहले पंचास्त्री काय का पारिभाषिक आपका बन जाएगा। तो जैसे कि शब्दकोशों में पंचास्त्री काय की परिभाषा क्या दी है, पारिभाषिक अध्ययन किया आपने पंचास्त्री काय का। तत्वार सूत्र में पंचास्त्री काय लिखा, तत्वार सूत्र और पंचास्त्री काय। फिर लिखा हमने सठखंडागम और पंचास्त्री काय। आगम ग्रंथों से उठाइएगा पहले क्रम से, पर आचार कुंद कुंद और पंचास्त्री काय, फिर अन्य आचार और पंचास्त्री काय, द्रव्य संग्रह और पंचास्त्री काय। तो पहले पंचास्त्री काय का एक सामान्य अध्ययन, सामान्य परिचय देंगे आप, ठीक है, सामान्य परिचय। ऐसे और भी जो टॉपिक है उनमें समझ लीजिएगा आप लोग। इन प्रक्रिया एक जैसी रहेगी, केवल एक व्यक्ति को नहीं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें बता रहा हूँ। जिनके टॉपिक ऐसे हैं, जिनके टीका से संबंधित है, उनका पहला अध्याय एक जैसा रहेगा। टीकाओं का उद्भव एवं विकास एक जैसा रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे इनका पंचास्त्री काय का आया, ऐसे 6 द्रव्य वाले समझ लीजिए। 6 द्रव्य, 6 द्रव्यों के सामान्य, 6 द्रव्यों का सामान्य अध्ययन, फिर 6 द्रव्यों का विशिष्ट अध्ययन, फिर उनके ग्रंथ, फिर उनके ग्रंथों का परिचय दे देना थोड़ा थोड़ा अपन को। आपका 40 पेज आपके टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। सरोज जी आपका 6 द्रव्य का ऐसे ही हो जाएगा। 7 तत्व का भी ऐसे ही करेंगे हम। ये पंचास्त्री काय है, 6 द्रव्य है, 7 तत्व है, 3 रत्न है। जैसे कि 3 रत्नों का वर्णन पौराणिक आधार पर आदि पुराण में, हरिवंश पुराण में 3 रत्न कौन कौन से हैं, तत्वार सूत्र के 3 रत्न कौन से बताए, कहाँ कहाँ वर्णन है, ये सारे आपको उनका सामान्य परिचय, फिर उन ग्रंथों का सामान्य सामान्य परिचय, ठीक है। कम से कम 3 से 4 अध्याय बनाना, उपसंहार सबका देना है आपको। किन्हीं किन्हीं के 2 बनेंगे विषय के आधार पर, तो ये बना लीजिएगा। फिर अर्धमागधी आगम साहित्य का इतिहास, ये शिखा जैन, ठीक है ना। अब अंग साहित्य, अंग साहित्य शिल्पी जैन, ये भी पहले लिखेंगे आगम की परंपरा, पहला अध्याय। दूसरा अध्याय बनाएंगे अंग साहित्य, जो आगम साहित्य है, पहले आगम साहित्य का परिचय देंगे, फिर आप बनाएंगे क्या, अंग साहित्य का सामान्य परिचय, फिर आपको तीसरा अध्याय देना है विशिष्ट परिचय। ये हो गए। अब पहले नंबर पे यहाँ है अल्पना जैन, और ये अमिता जैन है इसमें अभी की नहीं है। इनका प्राकृत भाषा स्वरूप और परिभाषा है, इनका बहुत इजी है। तो पहले में प्राकृत भाषा का स्वरूप आ जाएगा, तो प्राकृत भाषा, प्राकृत की परिभाषाएं आ जाएंगी। 30 से 40 पेज। संस्कृत और प्राकृत का अंतः संबंध, ये अमिता जैन, 2 अमिता है, ठीक है। और अनीता जैन प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाएं, ये प्राकृत जी वाली सर। अनीता जैन है। हाँ, तो जी सर, जी सर। प्राकृत और आधुनिक भाषाएं, तो आपको पहले सामान्य से प्राकृत भाषा का परिचय देना है, पहला अध्याय। दूसरा बनेगा आधुनिक भाषाओं, आधुनिक भारतीय भाषाएं का सामान्य परिचय, फिर उनका विशेष परिचय दे देना है अपन को, तुलनात्मक, तीसरा अध्याय। बुंदेली बोली और भाषा, ये अंजलि जैन, तो पहले बुंदेलखंड का परिचय, फिर बुंदेली भाषा का परिचय, ठीक है। और फिर उसी के साथ साथ प्राकृत है, अपभ्रंश आदि, इनका परिचय आ जाएगा। फिर प्राकृत भाषाएं भेद और प्रभेद, तो प्राकृत साहित्य
का उद्भव एवं विकास, ये है अंजना जैन। है इसमें क्या भी? नहीं है। इसमें कौन कौन है? अंकिता है क्या? अनुपम? नैमी सागर? अनुपमा अनुपमा हाँ, नौ आपका नंबर अर्धमागधी प्राकृतता उसकी विशेषता है। वो विशेषता है। तो आपको अर्धमागधी का उद्भव एवं विकास पहला अध्याय, ठीक है, अर्धमागधी का उद्भव एवं विकास। फिर अर्धमागधी साहित्य का परिचय, दूसरा अध्याय। फिर अर्धमागधी भाषाओं की विशेषताएं, ये तीसरा अध्याय। और चौथा हो जाएगा उपसंहार, ठीक है, ये बन जाएगा। अगला है अर्चना जैन। इसमें है क्या? तीसरा वापस बोलिए ना, क्या तीसरा पॉइंट क्या बोला आपने? विशेषताएं? अर्धमागधी साहित्य। देखो, अर्धमागधी प्राकृत का उद्भव विकास हाँ पहला अध्याय। दूसरा अर्धमागधी प्राकृत साहित्य का परिचयात्मक अध्ययन का परिचय। तीसरा है अर्धमागधी प्राकृत की विशेषताएं, ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे सौरसेनी वाले हैं जो, वो सौरसेनी प्राकृत का उद्भव विकास बनाएंगे। महाराष्ट्री वाले भी महाराष्ट्री भाषा का उद्भव विकास बनाएंगे। पैसाची, अपभ्रंश, ये तीनों अध्याय, तीन लोगों के अध्याय एक जैसे रहेंगे, बस भाषा चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें अर्चना जैन है क्या? आशा जैन है इसमें? दीपशिखा? आपका अपभ्रंश भाषा और उसकी विशेषताएं। तो आपको अपभ्रंश भाषा का उद्भव एवं विकास पहला अध्याय। जी सर। ठीक है ना। दूसरा अपभ्रंश भाषा और साहित्य। अपभ्रंश भाषा और साहित्य दूसरा अध्याय। और तीसरा आ जाएगा अपभ्रंश भाषा का वैशिष्ट, मतलब विशेषताएं, ठीक है। और फिर आ जाएगा चौथा उपसंहार। सर तो ये अपभ्रंश भाषा के बारे में मतलब कहाँ से मिलेगा ये जो लिखने के लिए नॉलेज, जैसे जो ग्रुप में डला है ना, वो तो बहुत शॉर्ट है, मतलब 2-3। देखिए ऐसा है कि आप लोगों को सब आप अध्ययन करेंगे तब मिलेगा। प्राकृत ग्रंथों को खोलना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा, उनको थोड़ा खोलिए, पढ़िए, ठीक है। तो जब नहीं मिले तो फिर बताइएगा, तो फिर देखते हैं, सब मिल जाएगा। काहे से जैसे एक ये कहाँ से खोले भैया, यूट्यूब से या कहीं और? यूट्यूब वगैरह का प्रमाण नहीं माना जाएगा, आपको ग्रंथों से ही पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो सर ये अपभ्रंश भाषा के बारे में किस ग्रंथ में मिलेगा, मैं ये पूछना चाह रही अपभ्रंश भाषा का साहित्य और इतिहास नाम की पुस्तक है। अच्छा, उसमें से लिखो, ठीक है ना। फिर आ गया गरिमा अग्रवाल, प्राकृतों का परिचय, प्राकृत महाकाव्यों का इतिहास, प्राकृत महाकाव्य। इनमें से कोई है? रेखा जैन है इसमें। रेखा का टॉपिक क्या है? धबला टीका। धबला टीका सठखंडागम। हाँ, तो ये धबला टीका सठखंडागम सेम कंडीशन बनेगी। पहले तो आप बनाएंगे क्या? टीकाओं का उद्भव एवं विकास, टीका ग्रंथ का उद्भव विकास। फिर धबला टीका के टीका साहित्य दूसरा अध्याय, और टीका साहित्य और टीकाकार दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय आ जाएगा क्या आपका? उनकी विशेषताएं, विशेषता क्या है। और चौथा आ जाएगा उपसंहार, ठीक है। और कौन है इसमें उपलब्ध? संगीता की निधि का हो गया सर। नेहा जैन नहीं, निधि जैन सर। भाषा विज्ञान का स्वरूप और महत्व। हाँ, भाषा विज्ञान के स्वरूप और महत्व में आपको ये पांचों भाषाएं आ जाएंगी आपकी। प्राकृत से संबंधित सौरसेनी, महाराष्ट्री, पैसाची, ये सब अपने प्राकृत साहित्य के इतिहास में दिया हुआ है, ठीक है। इनकी मैंने पढ़ा था वो, तो उसमें सर जो विशेषताएं थी, जैसे ध्वनि की ज्यादा उसमें विशेषताएं दी हुई थी ग्रामर से रिलेटेड, तो सर वो सब इंक्लूड करना उसमें, ध्वनि परिवर्तन ज्यादा। हाँ, तो पहले भाषा की परिभाषा और भाषा विज्ञान, भाषा के क्षेत्र, भाषा का उद्भव एवं विकास, ठीक है ना। सबसे पहले भाषा का उद्भव एवं विकास,
फिर उसके बाद आप आ जाएंगे किसमें, प्राकृत भाषा में आ जाएंगे, दूसरा अध्याय प्राकृत भाषाओं का परिचय। फिर आपका आ जाएगा ये जो आपने टॉपिक बताया है, ठीक है ना, मुख्य भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं महत्व, ये आपको प्राकृत भाषा से के परिप्रेक्ष्य में लिखना है, ठीक है। चलिए सर 27 नंबर प्रियंका जैन, भाषा परिवर्तन की दिशाएं। हाँ, भाषा परिवर्तन की दिशाएं, तो आपको भाषा विज्ञान का परिचय देना पड़ेगा, फिर भाषा विज्ञान की दिशाएं देना पड़ेंगी, और भाषा परिवर्तन, जैसे कि देखो पहले तिली के तेल को तेल कहते थे केवल, अब हम सरसों के तेल को भी तेल कहते हैं, अब हम आंवला के तेल को भी तेल कहते हैं। तो ये अर्थ विस्तार है, अर्थ संकोच है, कौन कौन से शब्दों का अर्थ विस्तार हुआ है, कौन कौन से शब्दों का अर्थ संकोच हुआ। जैसे दूल्हा शब्द है, आप अपभ्रंश वाले भी सुन लो, भाषा विज्ञान वाले भी सुन लो। दूल्हा शब्द जो है ये प्राकृत के दुर्लभ शब्द से बना है। किससे बना है? दुर्लभ। दुर्लभ शब्द जो था ये फिर संस्कृत में दुर्लभ हो गया, संस्कृत का दुर्लभ शब्द है। दुर्लभ से दुर्लभ हुआ, दुर्लभ से दूल्हा हो गया। जो दुर्लभता से मिलता था, बड़ा खोजबीन करना पड़ती थी, दूल्हे की वर की तलाश की जाती थी, तो इसलिए वो बड़ी दुर्लभता से मिलता था, तो इसलिए उसे क्या कह दिया गया? दूल्हा। ऐसी दुल्हन, अब वर्तमान में दुल्हन की अगर देखें हम तो भाई अब दुल्हन बड़ी दुर्लभता से मिलती है, तो उसकी व्याख्या भी वैसी बनेगी। तो यही तो अर्थ विस्तार है, अर्थ संकोच है, परिवर्तन क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे महिला शब्द है, महिला शब्द प्राकृत का शब्द है, कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। ऐसे अंग्रेजी में कई शब्द ऐसे हैं भाषा विज्ञान के, तो अगर हम उनकी भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है कि यार ये तो शब्द हमारा है और ये अंग्रेजों ने क्या कर दिया, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। कई शब्द ऐसे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको उस पर लिखना है कि कौन कौन से शब्द हैं जिनके प्राचीन काल के प्रयोग क्या थे और वर्तमान काल के प्रयोग क्या है। चलिए फिर षटखंडागम, अगला बोलो, अपना नंबर बोलो और वो बताओ। सीमा शिखरचंद जी, मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग है, नंबर बोलिए सर नंबर किस नंबर पे है? सर 30 नंबर के। चलो मोक्ष मार्ग में क्या है टॉपिक आपका? मोक्ष मार्ग रत्नत्रय लिखा है। हाँ, मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय। तो आपको पहला बनाना है कि मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय का परिचय, ठीक है। फिर आपको देखना है कि मोक्ष मार्ग रत्नत्रय से संबंधित ग्रंथ और ग्रंथकार। फिर आपको एक एक ग्रंथ का परिचय देना है। जैसे तत्वार्थ सूत्र लिखा, तत्वार्थ सूत्र का पहले सूत्र दिया है, तो उसमें पहले सूत्र में दे दिया गया है। जैसे नियम सार है, नियम सार में मोक्ष मार्ग कुंद कुंद जी का साहित्य क्रमिक चलिएगा कि आचार्य आगम साहित्य से उठा करके आप सीधा संस्कृत साहित्य में आइएगा। सबसे पहले कुंद कुंद भगवान है, नियम सार है, प्रवचन सार है, इनमें मोक्ष, मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय आदि का वर्णन बहुत मिलता है, तो उनका परिचय देना पड़ेगा। और उन ग्रंथों का परिचय, जैसे आचार्य कुंद कुंद लिखा तो प्रवचन सार में मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय, फिर नियम सार में मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय, पाहुड़ ग्रंथों में मोक्ष मार्ग और रत्नत्रय, ठीक है ना। ऐसे अध्याय बनेंगे आपके। और बताइए अगला, जल्दी बोलिए। है कोई और? प्रियंका, प्रत्यय मुक्तक महाकाव्य क्या है बताइए। प्रियंका जी सर। क्या टॉपिक है आपका? सर बता दिया ना, भाषा परिवर्तन की दिशाएं 27 हो गया सर। हो गया ना 27। कोई और रह गया? जी सर मेरा सर मैं बरखा जैन। बरखा मैं जैन 12 नंबर। 12 नंबर। आप अभी जुड़े हो बरखा? नहीं सर, वैसे मैंने सुन लिया, वो आपने बताया था कि पहले पैशाची का देना है, फिर साहित्य का, फिर विशेषता, फिर हाँ बस बस बस, पर्याप्त है, पर्याप्त सुन लिया तो कोई बात ही नहीं है। चलिए और कोई? तो इस प्रकार से आप लोगों के अध्याय बनेंगे। अब आप देखो इसमें अध्यायीकरण का टॉपिक हो गया। अब आप देखो मुख्य बात मैं आपको बताऊं, हिमांशी जैन का बता दीजिए। इसका सीरियल नंबर 15, हिमांशी जैन, प्राकृत महाकाव्यों का इतिहास। हिमांशी,
जितेंद्र कुमार जैन। देखो आपको महाकाव्यों की पहले आपकी महाकाव्यों की परंपरा, उद्भव एवं विकास बनाना पड़ेगा। फिर आपको प्राकृत महाकाव्यों का परिचयात्मक अध्ययन, और तीसरा बनाना पड़ेगा प्राकृत महाकाव्यों की का वैशिष्ट, विशेषता, वैशिष्ट, वैशिष्ट अर्थात विशेषताएं, विशेषताओं का अच्छा वर्ड होता है वैशिष्ट। सर समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दीजिए वर्ड। विशेषताएं बोला है हिमांशी सर ने। विशेषता का दूसरा वर्ड क्या बोला है? वैशिष्ट, वैशिष्ट, बा में आई की मात्रा वही, सा में छुट्टी की मात्रा सी, आधा सा षटकोण वाला, आधा टा और या, वैशिष्ट। आप लोग प्राकृत पढ़ रहे हो भाई, वैशिष्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए समझ में आ गया। चलिए अब हम देखिए अगला बताते हैं। अब और ज्यादा अध्याय नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें हमारे 4 घंटे लग जाएंगे। पर सर इसके बस आपने 3 अध्याय बताए ना, एक तो परंपरा, उद्भव और और उपसंहार विकास। चौथा, उपसंहार चौथा आ जाएगा। उपसंहार सबको लिखना है, मैंने पहले टाइटल दे दिए इसमें। सर कितने ये पेजेस का परिसीमाएं होगा? हो गई। अब प्रस्तावित परियोजना में प्रयुक्त प्रविधि आपको लिखना है। ये सबसे पहले आएंगे ये बिंदु पहले आएंगे। आप लोग जब रिसर्च वर्क करेंगे ना तो इन बिंदुओं को पहले प्रारंभिक तौर पर देना पड़ेगा आपको, फिर बाद में पूरा प्रोजेक्ट बाद में रहेगा। मैं बताऊंगा एक दिन तरीका कैसे होगा। तो प्रस्तावित परियोजना में आप कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं? विवरणात्मक पद्धति है, वर्णन के आधार पर लिख रहे हैं। ऐतिहासिक पद्धति का, सर्वेक्षण का है तो सर्वेक्षण आप लोगों का नहीं होगा। विवरणात्मक रहेगा आपका, वर्णनात्मक रहेगा, किसी का ऐतिहासिक, साहित्यिक और समीक्षात्मक। इन विधियों का मैं अपने इसमें प्रयोग कर रहा हूं, करूंगा। परिशिष्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची आपको तैयार करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से संदर्भ ग्रंथ सूची में आपको क्या करना होता है, और शोध के भावी परिणाम, आप जो परियोजना कार्य कर रहे हैं इसका भावी परिणाम क्या होगा। भावी परिणाम से इन द सेंस ये होता है कि आप जो शोध कार्य कर रहे हैं, इस शोध कार्य के माध्यम से समाज में क्या जागरूकता आएगी। जैसे कई टॉपिक ऐसे हैं, नैतिक अध्ययन का है, तो इससे मैं जो शोध कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इस शोध कार्य के प्रभाव से हम आचार्य जिनसेन की नीतियों को लोक में, व्यवहार में उपयोगी बना पाएंगे। तथा दूसरा हमने बताया कि नैतिक जीवन में नैतिक अध्ययन का उसमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नैतिक विचारधाराएं लोगों की अच्छी बनेंगी, उनको उनके लिए गुण का, दोष का, सबका पता चलेगा। तो ये फाइंडिंग क्या रहेगी आपकी, इसमें फाइंडिंग देना, भावी परिणाम, समाज को क्या लाभ होगा आपके इस परियोजना से। जैसे भाषा विज्ञान का दिया तो लोगों को भाषा के बारे में पता चलेगा, भाषा का प्रकार और भेद प्रभेद सबका ज्ञान होगा, ये हमें बनाना पड़ेगा। जैसे टीका ग्रंथों की परंपरा हमें पता चलेगी, काव्यों महाकाव्यों की परंपरा का ज्ञान हमें होगा, ठीक है। अथवा दर्शन शास्त्र का जो जैसा टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें, आपको जो लगे कि इससे समाज को क्या लाभ होगा, तो इस प्रकार से आपको विचार उसमें बनाना है कि समाज को क्या लाभ होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज हमने ये कक्षा आप लोगों की ली, और इसमें मुख्य बिंदु आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, ये घोषणा पत्र, प्रमाण पत्र, प्रस्तावना आपकी अच्छी होना चाहिए, उद्देश्य एवं आपका शोध परियोजना करने का उद्देश्य और आपका महत्व, उसका महत्व क्या रहेगा वो, और उसके शोध कार्य, उस विषय से संबंधित लोगों ने कौन कौन से शोध कार्य किए हैं वो, ठीक है ना। फिर परियोजना, फिर आपको परियोजना, फिर परियोजना की सीमाएं, प्रस्तावित परियोजना की प्रविधि और शोध के भावी परिणाम, ये सब चीजें आपको इसमें फाइंड करना पड़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये विषय आपके लिए ग्राह्य रहा होगा और आप लोगों को विषय पूरा समझ में आया होगा। आगे भी हम एक एक टॉपिक वाइज हम आपसे चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे कि किस प्रकार के टॉपिक पे किस प्रकार का हमें कार्य करना है, अध्यायीकरण करना है। तो मैं रोज अपन रिसर्च के विषय में आपको बात करेंगे, ठीक है ना।
चलिए, सबके लिए सर नमस्कार। इसमें जो आपने टॉपिक्स बताए हैं पहले उनको लिखना है, उसके बाद सर ने लीव कर दिया शायद। सभी की छुट्टियां हो गई, चलिए घर जाइए सब अपने अपने। घर में ही है। अपने घर में दूसरे के घर चलते हैं। कम से कम 40 पेज में लिखने हैं।